गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपने इससे पहले हमारा वीडियो देखा होगा जिसमें हमने कुलाम्स लॉ निकाले थे और हमने उसमें फोर्स के लिए एक डेरिवेशन निकाला था, लेकिन उसमें सिर्फ हमने फोर्स की बात की थी। और फोर्स जो हमारी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेक्टर जो भी होता है वो क्या होता है, वो एक उसकी दिशा बताती है कि कोई भी अगर फोर्स लग रहा है तो वो किस दिशा में लग रहा है। ठीक है। उसके अलावा फोर्स में एक और चीज़ होती है जो होती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब हम ये बता सकते हैं कि उसमें 1, 2, 3, 4 या जो भी न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम वो वाला जो कुलाम लॉ पढ़े उसमें हमने उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं बताई थी कि कोई अगर फोर्स लग रहा है तो वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। आज जो हम बात करेंगे कुलाम लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे और इसमें हम जो भी लगने वाला फोर्स है उसकी एक डायरेक्शन बताएंगे कि किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसमें आप ये सपोज कर लीजिए कि ये जो है एक ए, ये आप हैं और ये जो बी है ये आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है, और आपका कोई टीचर है जो इसके पॉइंट ओ से है उसमें आपको आपके ऊपर नज़र लगाए हुए हैं, मतलब आपको देख रहे हैं। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें कि ए की पोजीशन क्या होगी, तो ए की पोजीशन जो होगी उसको हम दर्शाएंगे ओ और ए से। ओ और ए ही यहाँ पे ए की पोजीशन होगी। और वहीं बात करें जब बी की, तो बी की पोजीशन ओ और बी होगी। और ये यहाँ पे जो ओ से ए के बीच का जो है, हाँ, ये जो डायग्राम है इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे जो O से B की दूरी है, ठीक है, Q2 चार्ज के लिए O से B की जो दूरी है उसको हम वेक्टर R2 से डिनोट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे Q2 चार्ज लगा है इसलिए यहाँ पे हम वेक्टर R2 से डिनोट करेंगे, Q2 के लिए R2। ठीक है, और वहीं इसका चार्ज Q1 है, इस Q1 के लिए हम R1 वेक्टर का यूज़ करेंगे। ठीक, इसे इनके बीच की दूरी को R1 वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि पोजीशन ऑफ ए की पोजीशन क्या होगी। हमने देखी ओ और ए होगी और ए की वैल्यू क्या है, वेक्टर ऑफ R1। उसी तरह पोजीशन ऑफ बी, अगर बी के पोजीशन की बात करें हम तो ओ से बी की जो बीच की दूरी है वो क्या है, वेक्टर ऑफ R2 है। इसमें वेक्टर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो ये आप जानते हैं कि जैसे कि कोई भी वेक्टर कोई भी नॉर्मल ए बी है उसको हम अपोजिट करके बी ए करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम ए बी को ए बी के फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो ए बी को जब हम ए बी के फॉर्म में ही लिखना चाहें तो हमें सामने में क्या लगाना पड़ेगा, इसके सामने माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। माइनस जो साइन है वो ये दिखा रहा है कि जो दोनों जा रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है। अब देखते हैं इफ़ Q1 इज लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो आप हैं ये Q1, वो आप अपने किसी फ्रेंड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब उसे धक्का दे रहे हैं। ठीक है, तब के कंडीशन में हम देखते हैं, तब के कंडीशन में जो आप और आपके फ्रेंड के बीच लगने वाला फोर्स है, ठीक है, ए बी जो फोर्स है वो उसको अगर हमें दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, हम करेंगे ओ बी माइनस ओ ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। जहाँ हमको क्या पता है, ओ बी के बीच की दूरी हमने निकाली है वेक्टर ऑफ R2 और ओ ए के बीच की दूरी क्या निकाली है, वेक्टर ऑफ R1। तो ये रख देंगे हम R2 और R1। और चूंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए से बी के तरफ फोर्स लगा रहे हैं Q1 से Q2 के तरफ, तो ये क्या हो जाएगा R12। R12 का मतलब यही है, यहाँ पे जो पहला पार्टिकल Q1 है उसके द्वारा, पहला चार्ज जो Q1 है उसके द्वारा Q2 पर फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ R12। अब देखते हैं हम सेकंड, अगर वही फोर्स यहाँ पे क्या हो जाए, इससे पहले आप इस फ्रेंड पर लगा रहे थे, लेकिन अगर सेकंड केस में ये हो जाए कि आपका ये जो फ्रेंड है चार्ज पार्टिकल Q2 वो Q1 पर फोर्स लगाए, ठीक है, उसे धक्का दे, तब के कंडीशन में जान लेते हैं। इफ Q2 इज लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, ठीक है, तब के कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। तो ये जो हमारा BA होगा, BA हो जाएगा हमारा OA माइनस OB हो जाएगा। सेम इसके बीच की दूरी हमें निकालनी है B से A के बीच की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
ओ ए माइनस ओ बी। ओ ए की वैल्यू हमने निकाली है और ओ बी की वैल्यू भी निकाली है, ये वेक्टर फॉर्म में ये दोनों वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओ ए की वैल्यू पुट करेंगे R2 और ओ बी की वैल्यू पुट करेंगे R1। ठीक, तो ये जो हमारा हो जाएगा R21 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो Q2 है वो Q1 पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा R21। ठीक है, अब देख लेते हैं हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर किसी भी चीज का जो हमें पूरा डायरेक्शन बताता है, ठीक है, कि किस दिशा में जो भी फोर्स है वो किस दिशा में लग रहा है, उसको हम व्यक्त करने के लिए जो है यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई ए बी है, ठीक है, तो आप उसे क्या से दिखाएंगे, ए बी कैप करके दिखाएंगे, आप डिनोट करेंगे। अगर इसका यूनिट वेक्टर हमें पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ ए बी हो जाएगा अपॉन ये मॉड ऑफ ए बी हो जाएगा। यहाँ पे आप मॉड ए बी लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए बी जो है ये मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है हमें, मैग्नीट्यूड को बता रहे हैं। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हम यहाँ पे अगर रूट में लें ए बी को और उसका स्क्वायर करें तो हमें क्या ए बी ही मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे मॉड ऑफ ए बी की जगह सिर्फ ए बी ही भी लिख सकते हैं, जो कि कैप ऑफ ए बी का क्या है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर निकालेंगे R12 का। तो R12 का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, कैप ऑफ R12, तो इसमें R12 इन वेक्टर अपॉन R12 लिखेंगे। ठीक, ये आपको समझ आया होगा। अगर हम उसका कैप में बता रहे हैं, मतलब हमें अलोंग ए बी के हमें उसको डायरेक्शन बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R12 वेक्टर में लिखेंगे। सेम इसी तरह इससे आप समझने की कोशिश कीजिए, और उसके अपॉन में हम मॉड लगा भी सकते हैं, तो हम मॉड ऑफ R12 भी लिख सकते हैं और सिर्फ R12 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर हम किसका निकालेंगे, R21 का, मतलब अलोंग क्या हो जाएगा, वो BA के अलोंग हो जाएगा। तो जो R21 का कैप हम निकालेंगे वो हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R21। ठीक, ये हो गया, हमने दो यूनिट वेक्टर्स निकाल लिए। अब देखते हैं हम कि फोर्स जब हमारा Q1 के ऊपर जो लग रहा है, Q2 के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, तो Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया जा रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर जो फोर्स है कैपिटल F में रहेगा। वेक्टर ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, 1 2, क्योंकि पहले Q1 के द्वारा किस में लगाया जा रहा है, Q2 के पर लगाया जा रहा है। और हम कुलाम लॉ में क्या एक फॉर्मूला निकाले थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन जो भी उसका क्या है बीच का, वो जिसके बीच हमें निकालना है वो, तो यहाँ पे हमें किसके निकालना है, BA के बीच का निकालना है, Q1 से Q2। तो आप इस डायग्राम से ही देख के समझिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो हमारा डायग्राम है, इसमें हमें किस कंडीशन में निकालना है, देख लीजिए, Q1 से Q2 के लिए निकालना है। तो Q1 से Q2 में अलोंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलोंग BA कर दिए हम, तो BA के लिए हम अगर करेंगे अलोंग BA में जब हम वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 होगा। BA में Q2 से Q1 की तरफ जा रहा है, तो ये 2 1 होगा हमारा, R कैप 2 1 हो गया। और R कैप 2 1 का हम यूनिट वेक्टर क्या निकाले हैं, वेक्टर ऑफ R21 और अपॉन R21। ठीक, ये वैल्यू हमने पुटअप कर दिया। तो ये नीचे में जो R21 का स्क्वायर है और ये सिंगल R21 है, ये इंटू होके क्या, इसे आपको कटाना नहीं है ना, ये दोनों R21 को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेक्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगी। तो ये जो हमारा होगा R21 ये क्यूब में हो जाएगा, R21 का क्यूब, बाकी पॉइंट्स एज इट इज रहेंगे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, वेक्टर ऑफ R21। ठीक, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि सेम अगर उसी का अब दूसरी पोजीशन की बात करते हैं हम, तो ये जो पोजीशन ये हमने शुरू में निकाला बताया वही है कि ये जो पोजीशन है O से A के बीच का, अगर आपके फ्रेंड हैं कोई और यहाँ से आपको टीचर देख रहे हैं, मतलब ये O से A के बीच की दूरी को हमने क्या बताया था, R1 बताया था, वेक्टर ऑफ R1, और वहीं O से B की बीच की जो दूरी थी उसे वेक्टर ऑफ R2 बताया था। तो A और B का पोजीशन लिख लिए हम। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। Q2 से Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो निकालना है हमें।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 1 के ऊपर लग रहा है तो ये वेक्टर ऑफ F21 हो जाएगा। और सेम एज इट इज फॉर्मूला लिख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब फोर्स निकालेंगे हम, तो फोर्स के लिए जब यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा फोर्स जो है 1 से 2 के तरफ लग रहा है। इससे पहले हम B से A की तरफ निकाले थे, अब क्या लग रहा है, A से B की तरफ लग रहा है फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1-2 हो जाएगा। R12 लिखेंगे हम, अलोंग AB के जगह क्या लिखेंगे, R12 लिखेंगे। तो R12 का हम यूनिट वेक्टर अभी निकाले हैं, वेक्टर ऑफ R12 अपॉन R12। तो यहाँ पे जो ये नीचे के जो 2 R12 हैं वो मिलके क्या हो जाएंगे, R12 का क्यूब हो जाएगा और ये वेक्टर ऑफ R12 एज इट इज रहेगा। होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने ये स्टेप्स कैसे फॉलो किए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये मैथमेटिकल फॉर्म है इसलिए हम थोड़ा इसे दोबारा कहते हुए चलते हैं। कोई 2 पार्टिकल्स लिए हमने, उसके बाद हमने उसके चार्ज, उसके वेक्टर्स निकाले, वेक्टर फॉर्म। उसके बाद हमने क्या निकाला कि उसके ऊपर किस टाइप का, जब ये इसके ए बी के ऊपर जब फोर्स लगा रहे हैं तो उसके लिए हमने इक्वेशन निकाला, और उसी तरह जब बी ए के ऊपर लगाएगा तो निकाला। फिर हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिए उसके। यूनिट वेक्टर के बाद हमने जो फोर्स कूलॉम लॉ का फॉर्मूला निकाला था, उससे हमने जिसके बीच का हमें फोर्स निकालना है उसकी वैल्यू पुटअप कर दी हमने, उसके यूनिट वेक्टर जो निकाले थे उसे पुटअप कर दिया। देन हमारा ये इक्वेशन 3 आ गया। सेम एज इट इज हमने सेकेंड केस के लिए किया, जब वही चार्ज जो ए से बी के, पहले बी से ए के लिए किया, अब सेकेंड केस में जब ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है तब के कंडीशन में हमने किया और ये हमने इक्वेशन निकाला। इक्वेशन में हमने सेम यूनिट वेक्टर के मान को लिखा, पुटअप कर दिया और यहाँ पे हमें एक इक्वेशन 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो क्या हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन 4 के ऊपर आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारा इक्वेशन 4 है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है। यहाँ पे माइनस का साइन कैसे आया ये देख लीजिए आप। यहाँ पे जो हमने किया, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हमने जो भी कुछ निकाला F21, तो हम ये जानते हैं कि अगर हम R12 को R21 निकलना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे सामने में माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू दिख रही है ये इक्वेशन 4 की, ठीक है, वो पूरी की पूरी क्या है, एज इट इज जो है F12 की जो वैल्यू आई है हमारी सेम वैसी है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने ये जो हमारा माइनस का साइन है वही हमारा चेंजेस ला रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ F12। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी सेम। ठीक है, बस चेंजेस यहाँ पे माइनस के साइन में है। सेम जिस प्रकार से हम R12 को माइनस में R21 लिख सकते हैं, उसी प्रकार F21 को हम माइनस में F12 लिख सकते हैं। ठीक, तो देयर द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, ये जो फोर्स है ये क्या कर रहा है, ये इक्वल और अपोजिट लग रहा है अपोजिट साइड में, क्योंकि माइनस साइन क्या दिखा रहा है, अपोजिट साइन को दिखा रहा है। तो ये जो हमारा हो जाएगा कूलॉम लॉ क्या कर रहे हैं, न्यूटन के लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं हम कि ये जो Q1 और Q2 क्या है, एक दूसरे से अपोजिट साइड में है। अपोजिट साइड में है मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव होंगे, तब वो उसमें क्या है अपोजिट। Q1 और Q2 अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे या निगेटिव निगेटिव रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, Q1 Q2 का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव क्यों होगा, क्योंकि ये क्या लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के साइड लगेगा या निगेटिव निगेटिव के साइड लगेगा, इसलिए ये एक दूसरे को दूर करेगा। एक दूसरे को दूर कब करते हैं, जब सेम सेम चार्जेस होते हैं, तो वो क्या, जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सेम सेम जो रहता है वो उसमें क्या होता है, रिपल्सन पाया जाता है। इसलिए ये जो चार्ज हमारा होगा, ये जो फोर्स हमारा होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। वहीं अगर हम बात करें कि Q1 और Q2 अगर अपोजिट साइन में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, Q1 Q2 लेस देन 0 हो जाएंगे। ठीक, लेस देन 0 हो जाएंगे। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मस्ट बी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि लेस देन 0 मतलब क्या हो जाए, ये समझिए आप कि जब माइनस माइनस होगा तो भी क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है,
प्लस प्लस जो रहेगा वो भी क्या ऑलरेडी क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन अगर प्लस और माइनस है तो वो क्या होंगे, प्लस और माइनस होके उनके जो साइन होंगे उसमें क्या पाया जाएगा, अट्रैक्शन पाया जाएगा। इसलिए ये जो होगा हमारा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ये जो हमारा फोर्स होगा जो ग्रेटर देन 0 होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। अब हम देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम पढ़े थे, ये E होता है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स G होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, ये जो Fg हमारा होता है वो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, ठीक है। ये जो होगा हमारा फोर्स न्यूटन में होगा, न्यूटन में। उसी प्रकार अगर Fe इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इसके लिए भी हमने फॉर्मूला निकाला था 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर न्यूटन। ये भी न्यूटन में होगा, ठीक। ये दोनों इक्वेशन हम जानते हैं, एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए है। ये दोनों हमारे जो इक्वेशंस हैं, अब इसमें देख लेते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशन में सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं, ठीक है। तो बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये दोनों जो इक्वेशन है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। उसी प्रकार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हो गए हमारे दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। और सेकेंड है बोथ आर सेंट्रल फोर्स। ये दोनों जो क्या है, सेंट्रल फोर्स हैं एक प्रकार से, और दे एक्ट अलोंग द जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू बॉडी। सेंटर फोर्स किस में लगता है, आप सबको पता है कि सेंटर फोर्स वहां पे लगता है जहां पे वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, सेंटर ऑफ बॉडी में। सेंटर फोर्सेस ऑपरेटिंग वैक्यूम, ये सब आपको पता ही है कि जो फोर्स होंगे वो किस में होंगे, वैक्यूम के लिए है। अब डिसिमिलैरिटीज देख लेते हैं, मतलब इसमें सिमिलैरिटीज हैं तो कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटीज भी होगी, उनकी बात कर लेते हैं। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Fg ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हर जगह अट्रैक्टिव मैनर में ही काम करता है। आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई 2 पेन है, ठीक है। उसको आप अगर किसी भी मीडियम में रखो, आप अगर आप उसको एयर में रखो या वाटर में रखो या किसी भी मीडियम में रखो, तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा ही उनके बीच। ऐसा नहीं है कि वो किसी वैक्यूम में जाएगा, एयर में जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंजेस आएंगे। हर जगह उसका ग्रेविटेशनल फोर्स एक समान रहता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा हमारा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। मतलब उसमें अट्रैक्शन भी पाया जाता है और कभी कभी उसमें रिपल्सन भी पाया जाता है, ठीक है। सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सन पाया जाएगा और अपोजिट में अट्रैक्शन पाया जाएगा। और वहीं हम जब बात करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। वही बात हमने बताई कि किसी भी मीडियम में रहे, एयर में, वाटर में, उसके बीच क्या रहेगा, उसके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम काम करेगा हर जगह, ठीक है। और वहीं अगर हम इसकी बात करें, अगर अदर फोर्स मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये क्या होगा, ये चेंज होते रहता है, ठीक है। हर मीडियम का इसका फोर्स अलग अलग होता है। अगर आपने पहले वीडियो में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लिया था जो कि K था, उसमें हमने लिखा था कि K की वैल्यू मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहती है। अब देखते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मच ग्रेटर देन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब जान लेते हैं कि ये कैसे कितना ग्रेटर देन होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अगर टू प्रोटॉन्स के बीच लग रहा है तो ये 10⁻36 टाइम ग्रेटर देन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के। 10⁻36 मतलब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा फोर्स है। अगर हम उसे कैलकुलेट करना चाहें तो 10⁻16 एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उसी तरह जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगे तो ये 10⁻43 टाइम ग्रेटर देन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये उससे भी ज़्यादा है, जो प्रोटॉनों के बीच का जो फोर्स है ना उससे भी अधिक है ये। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बीच हो तो ये क्या होता है 10⁻39 टाइम ग्रेटर देन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है।
ये हो गई कुछ डिसिमिलैरिटीज जो इनमें पाई जाती है। मतलब कुछ कुछ सिमिलैरिटीज देखे हमने कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस प्रकार के सेम है, वो किन किन चीज़ों में एक दूसरे से सेम है, और ये हमने कुछ डिसिमिलैरिटीज देखी कि वो किस प्रकार से एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब हम देख लेते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये एक नया टॉपिक है हमारा। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये जान लीजिए आप। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये होता है कि कोई भी अगर सरफेस है, ठीक है, सपोज कर लीजिए आपका ये एक सरफेस है, इस सरफेस में जो चार्ज है वो क्या है, चार्ज जो होता है डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। डिस्क्रीट फॉर्म मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में फैला होता है। मतलब यहाँ पे एक अलग मात्रा में, इधर अलग मात्रा में, ऐसे वो सब तरफ एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में फैला हुआ होता है। ठीक, तो लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में तो होता है, लेकिन हम इसको यहाँ पे समझने के लिए क्या कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है। कंटिन्यूअस फॉर्म में कैसे है, मतलब कि जैसे कि कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूअस फॉर्म मतलब क्या, हम इसे ऐसा है नहीं, लेकिन हम समझने के लिए हम ये मानेंगे कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में फैला हुआ है, मतलब सब जगह एक समान है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, चार्ज को कैलकुलेट करना है, और चार्ज जो है हमारा बहुत छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जो है कंटिन्यूअस मैनर में फैला हुआ है, एक डिस्क्रीट फॉर्म में है पर कंटिन्यूअस मैनर में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन कंटिन्यूअस मैनर। ठीक है, कोई भी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यू मैनर में है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, सपोज कि हमने इस ऑब्जेक्ट को, इसमें जो भी चार्ज है वो कंटिन्यूअस मैनर में है, भले वो चार्ज जो हमारा डिसकंटिन्यूअस लेता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, सपोज करना है कि वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में है, तो वो ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। इसी को ही हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिस्क्रीट चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूसली। जो ये जो मतलब डिस्क्रीट चार्ज है, जो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस चार्ज, जो डिसकंटिन्यूअस चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कंटिन्यूअस फॉर्म में पर। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा ही स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और ये आप एक डायग्राम, अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो क्या इसमें हो सकता है, ये 1 डायमेंशन में भी हो सकता है, 2D में भी हो सकते हैं, 3D में भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम बाद में करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपके पास कोई बॉडी है, ठीक, तो यहाँ पे एक छोटी सी चार्ज हमने ली है, ये जो छोटा सा चार्ज है उससे यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, r इसकी डिस्टेंस है, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस फोर्स को आप सपोज कर लीजिए P की जगह आप Q कर लीजिए या Q0 कर लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं इस फोर्स को। ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और इनके बीच की जो है वो वेक्टर फॉर्म में r है। ठीक है, लेट अस सपोज अ पॉइंट चार्ज, ये जो है हमारा Q0, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज होगा। पॉइंट चार्ज क्यों लिए हैं हम, यहाँ पे जो हमने Q0 किया था, ये जो एक्चुअल में हम ये जो पॉइंट चार्ज लेंगे, ये पॉइंट चार्ज क्या लिए हम यहाँ पे, Q लिए हैं, तो ये जो वैल्यू होगी इसकी Q हो जाएगी। पॉइंट चार्ज Q लिए हैं हम, इस लाइन नियर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कि बॉडी पे क्या है, सब छोटे छोटे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं। ठीक है, तो स्मॉल पोर्शन कंटेंट DQ चार्ज, ये जो स्मॉल पोर्शन हमने लिया है, बहुत छोटे पोर्शन पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इस स्मॉल पोर्शन को हम किस में जो चार्ज है उसको हम क्या कह रहे हैं, कोई DQ चार्ज है इस स्मॉल पोर्शन में। ठीक है, हैंस द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, इसलिए जो ये जो स्मॉल पोर्शन है ये कहीं ना कहीं इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू स्मॉल चार्ज, इस स्मॉल चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसके लिए हम एक इक्वेशन जानते हैं कि यहाँ पे हमें, तो स्मॉल चार्ज की वजह से इस स्मॉल पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स भी क्या होगा, स्मॉल होगा, इसलिए ये हो जाएगा DF, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 की जगह हमने ये जो दो बॉडी लिए हैं, Q0 लिया है एक पॉइंट चार्ज, और एक छोटा पार्टिकल लिया है DQ, उसको रखेंगे अपॉन इनके बीच की जो दूरी है वेक्टर R रखेंगे हम यहाँ पे।
ठीक। और ये जो हमारा हो जाएगा आर कैप होगा, ये जो आर कैप है हमारा वो इसका डायरेक्शन बता रहा है। ठीक, ये जो आर कैप है ये डायरेक्शन बता रहा है। तो ये जो इनके बीच की दूरी हमने क्या ले ली, आर स्क्वायर ले ली, और इनका जो डायरेक्शन है आर कैप में ले लिया हमने। तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज जो यहाँ पे जो हमारी लगेगी, कि जो हमारा पार्टिकल है उसमें जो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें कि टोटल चार्ज कितना लगेगा, तो टोटल चार्ज जो हमारा हो जाएगा फोर्स इक्वल टू, हम टोटल अगर यहाँ पे ऐसे कितने ही पार्टिकल हैं, छोटे 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 बहुत सारे हैं, तो हमें अगर होल पार्टिकल्स का, होल जो इमेज है उसमें हमें पूरे पार्टिकल्स का निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम एक फॉर्म का यूज़ करते हैं जो कि इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन करने से हमें पूरे सरफेस का पता चल जाएगा कि होल सरफेस में जो है कितना चार्ज लग रहा है। ठीक है, तो होल सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो फोर्स निकाला स्मॉल df, तो इसका क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन के बाद ये जो वैल्यू आएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट dq अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप जो है वो डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और इसका क्या लिख दिया हमने, ये जो dq है और Q नॉट हमने बाहर निकाल दिया, और dq अपॉन आर स्क्वायर हो गया हमारा, और ये आर कैप डायरेक्शन वाला। तो ये जो फोर्स हो गया हमारा, इस फोर्स की हमने क्या बात कर ली, कोई भी फोर्स जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ये फोर्स का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, होप आपको हमारा आज का सेशन समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें बताइए। थैंक यू सो मच।